वो रविवार था। रवि ने पूरे हफ्ते काम किया था और वीकेंड को सिर्फ सोने और फोन पर रील्स देखने की प्लानिंग की थी। लेकिन उसकी माँ ने अचानक कहा, जाना, पापा की पुरानी लाइब्रेरी से कुछ किताबें उठा ला, तेरा कमरा तो खाली पड़ा है। रवि चिल्लाया, लेकिन मना नहीं कर पाया। उसने सोचा, चलो माँ का काम कर दूं, वैसे भी कुछ करना तो है नहीं। वो स्टोर रूम में पहुंचा। धूल से भरी किताबों के ढेर में उसे बचपन की यादें दिखने लगीं। पापा का वो कोना जहां वो घंटों किताबें पढ़ते रहते थे। रवि को अचानक एक किताब के पन्ने चमकते हुए दिखे। उसने उसे निकाला और धूल हटाई। किताब का नाम था इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। उसने पन्ने पलटे। कवर के अंदर लिखा था, खुशी उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने उद्देश्य को जीते हैं। रवि हंसा। बड़ी बड़ी बातें, उसने सोचा। लेकिन फिर कुछ था उस लाइन में जिसने उसे किताब खोलने पर मजबूर कर दिया। उस लाइन की बात वीडियो में बाद में करेंगे, पर पहले आपका स्वागत है बुक लिंकरमैन, जहां हम बातें करते हैं किताबों की किताबों से लोगों के जीवन में चेंजेस की। तो इसी क्रम में मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कभी सोचा है कि सुबह उठने की वजह क्या है? नहीं, मेरा मतलब सिर्फ अलार्म से नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उस एहसास की जो आपको उत्साह से भर दे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी जापानी किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ में वह राज छिपा है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह किताब सिर्फ जीने का तरीका नहीं सिखाती, यह आपको बताती है कि कैसे अपनी हर सुबह को ऐसा बनाएं जैसे वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो। और यही सवाल एक छोटे से शहर के लड़के रवि की जिंदगी को बदलने वाला था। वह लड़का जिसने सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन महसूस किया। और फिर उसने यह किताब पढ़ी। लेकिन किताबें पढ़ने से क्या जिंदगी बदलती है? शायद हाँ, लेकिन बदलाव तब आता है जब आप उन शब्दों को अपनी जिंदगी में जीते हैं। रवि ने ऐसा ही किया। तो आइए मैं आपको रवि की कहानी सुनाता हूँ, उसके संघर्षों की, उसकी असफलताओं की और उस खूबसूरत मोड़ की जिसने उसे सिखाया कि जीवन में असली खुशी कहाँ छिपी है। कहानी शुरू होती है। रवि इकिगाई बुक को लेकर अपने कमरे में चला गया। उसे उस किताब के बारे में जानने का एक अलग ही मन हो रहा था और उसने एक्साइटेडमेंट में बुक का पहला पन्ना खोला। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में बस पंखे की धीमी आवाज गूंज रही थी। काम की भाग दौड़ से थका हुआ रवि इस किताब में सुकून खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पहला पैराग्राफ पढ़ा, वो वहीं रुक गया। सिर्फ मेहनत और काम करते रहने से लंबी और खुशहाल जिंदगी नहीं मिलती। यह लाइन रवि के दिमाग में गूंजने लगी। रवि सोच रहा था यह किस तरह की बात लिखी है इस किताब में, पर जरा देर तक सोचने और बाहर बारिश की बूंदों को गिरता देख वो सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ काम करने और पैसे कमाने तक ही सीमित है? क्या इससे मुझे खुशी मिलती है? पिछले कई महीनों से उसकी जिंदगी एक मशीन जैसी हो गई थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, देर रात तक काम करो और फिर घर लौट आओ। उसने किताब को पढ़ना जारी रखा। किताब में ओकिनावा के उन लोगों की कहानियां हैं जो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। विश्वास नहीं होता ना, पर बात सच है। ये बात रवि को बड़ा हैरान कर रही थी। ओकिनावा लोगों की जिंदगी में एक खास शब्द था, इकिगाई, एक ऐसा कारण जो उन्हें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता था। आइए इस शब्द इकिगाई को समझते हैं ताकि हमें रवि की कहानी भी समझ आए। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य या जीने का कारण। यह हमारे जीवन में खुशी और संतोष का वह कारण है जो हमें सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। इसे 4 प्रमुख तत्वों के समागम के रूप में देखा जाता है। आप क्या पसंद करते हैं? पैशन, जिसमें आप अच्छे हैं। प्रोफेशन 2, दुनिया को किसकी जरूरत है? मिशन 4, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। वोकेशन, ओकिनावा के एक वृद्ध व्यक्ति मासाओ का जीवन इसका बेहतरीन उदाहरण है। मासाओ किसान थे और सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते थे। वे अपने खेतों में काम करते, समुदाय की मदद करते और शाम को बच्चों को कहानियां सुनाते। उनसे पूछा गया, आप हर दिन इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा इकिगाई है मेरी मिट्टी, मेरा परिवार और मेरा समाज। यही मेरा जीने का उद्देश्य है। इकिगाई कैसे खोजें? अपने जीवन में इकिगाई को समझने के लिए आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। मैं क्या करना पसंद करता हूं? मुझ में कौन से कौशल है? दुनिया को मेरी कौन सी क्षमता की जरूरत है? मैं इससे अपनी रोजी रोटी कैसे कमा सकता हूं? ये सब रवि ने पढ़ दिया था। रवि के लिए यह शब्द नया था, लेकिन इसका मतलब इतना गहरा लगा कि वो खुद से सवाल करने लगा, मेरा इकिगाई क्या है? अगले दिन नाश्ते की टेबल पर उसकी माँ ने किताब देखी। क्या पढ़ रहे हो? माँ ने पूछा। एक जापानी किताब है, रवि ने जवाब दिया।
इकिगाई के बारे में, मतलब जिंदगी जीने की वजह ढूंढने की बात करती है। माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे दादाजी के लिए उनका बगीचा उनका इकिगाई था। सुबह जल्दी उठकर वो पौधों की देखभाल करते थे। बारिश हो या धूप, उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। रवि को याद आया कि कैसे दादाजी अपनी उम्र के बावजूद हमेशा खुश और शांत रहते थे। उसने सोचा, शायद दादाजी सच में कुछ सही कर रहे थे। किताब में एक और लाइन ने उसे गहराई में सोचने पर मजबूर किया। जो लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। रवि ने याद किया कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन से बात किए महीनों हो गए थे। उसने झिझकते हुए अमन को फोन किया। अरे रवि, तूने कैसे याद किया? अमन ने हंसते हुए कहा, बस बात करने का मन कर रहा था। रवि ने धीरे से कहा। उस रात वो दोनों घंटों बात करते रहे। कॉलेज के दिनों की यादें, छोटे छोटे किस्से और उनकी दोस्ती की गर्माहट रवि के दिल में एक खोई हुई खुशी वापस ले आई। रवि को लगा कि इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि रिश्तों, छोटी खुशियों और सुकून भरे पलों की ओर इशारा है। इसी सिख के साथ उसका दिन खत्म होता है। रवि सुबह सुबह पार्क में अपने पसंदीदा बगीचे में बैठा हुआ था। किताब का नया अध्याय खोलते हुए उसने गहरी सांस ली। आसपास के फूलों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट उसके मन को शांत कर रही थी। आज का अध्याय था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। उसने पहली लाइन पढ़ी, अटैचमेंट टू थिंग्स और पीपल ऑफन होल्ड्स अस बैक फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग ट्रू फ्रीडम। रवि ने इसे पढ़ते ही सोचा, क्या मैं भी अपने अतीत की यादों और गलतियों को पकड़े हुए हूं? शायद इसलिए मैं पूरी तरह खुश नहीं हूं। किताब में एक कहानी थी जो एक पुराने जापानी समुराई के बारे में थी। समुराई ने अपनी जिंदगी युद्ध और सम्मान के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में साधु बनकर रहने का निर्णय लिया। लोग उससे पूछते, तुमने अपनी तलवार क्यों छोड़ दी? वह तो तुम्हारी पहचान थी। समुराई मुस्कुराकर कहता, तलवार मेरी पहचान नहीं, बल्कि मेरा भार थी। अब मैं असली स्वतंत्रता महसूस करता हूं। रवि को यह कहानी बहुत गहरी लगी। उसने सोचा कि शायद वह भी अपने पुराने अफसोस और असफलताओं को पकड़े हुए है, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। उसने खुद से वादा किया कि अब वह धीरे धीरे अपने मन के बोझ को हल्का करेगा। अध्याय के अंत में एक कोट था, टू ट्रूली ग्रो वन मस्ट लर्न टू लेट गो। रवि ने इसे गहराई से समझने की कोशिश की। उसने इसे अपनी जिंदगी से जोड़ा और सोचा, जब मैंने कॉलेज के दौरान डांस ग्रुप में शामिल होने का सपना छोड़ा तो मैंने अपने जुनून को जाने दिया। अगर मैं उसे अपनाता तो आज शायद चीजें अलग होती। उसने तय किया कि वह फिर से अपने पुराने शौक पर ध्यान देगा। पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि ने पार्क में चलते हुए सोचा कि कैसे किताब की बातें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट होती हैं। रास्ते में उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा पतंग को सही दिशा में नहीं उड़ा पा रहा था और बार बार गिरा रहा था। रवि ने बच्चे के पास जाकर कहा, अगर तुम पतंग की डोर को थोड़ा ढीला छोड़ोगे तो वह ऊपर उठेगी। बच्चे ने उसकी बात मानी और पतंग सच में आसमान में ऊंची उड़ने लगी। रवि मुस्कुराया और सोचा, जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी कभी हमें चीजों को ढीला छोड़ना पड़ता है ताकि वे अपने सही रास्ते पर चल सकें। अगले दिन रवि ने किताब का नया अध्याय पढ़ा जो द पावर ऑफ कम्युनिटी पर आधारित था। इसमें लिखा था, हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज व्हेन शेयर्ड विद अदर्स। रवि को तुरंत अपने दोस्तों की याद आई जिनसे वह लंबे समय से दूर था। उसने उसी दिन उन्हें कॉल किया और मिलकर एक डिनर प्लान किया। डिनर के दौरान उसने किताब की यह बात अपने दोस्तों से साझा की। उन्होंने भी सहमति जताई कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां छोटे छोटे पलों में होती हैं, जिन्हें हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। किताब में एक और कहानी थी जो एक महिला किसान के बारे में थी। वह किसान अपनी जमीन पर अकेले काम करती थी, लेकिन एक दिन गांव के लोग उसके पास आए और कहा, हम सब तुम्हारे साथ काम करेंगे। उस दिन से किसान ने न केवल अपनी फसल को बेहतर किया, बल्कि अपने जीवन में सच्चे दोस्तों को भी पाया। कहानी का संदेश था कि सामूहिक प्रयास न केवल परिणामों को बेहतर बनाता है, बल्कि जिंदगी को भी समृद्ध करता है। रवि ने यह कहानी पढ़ने के बाद महसूस किया कि उसने अब तक अपने सहकर्मियों के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं किया था। अगले हफ्ते उसने अपने ऑफिस में एक टीम आउटिंग का प्रस्ताव रखा। आउटिंग के दौरान रवि ने महसूस किया कि एक अच्छी टीम वर्क न केवल काम को आसान बनाती है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करती है। अध्याय में लिखा था, अपने ट्राइब को ढूंढो और उन्हें प्यार करो। रवि ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन को फोन किया, जिससे वह महीनों से बात नहीं कर पाया था। फोन पर बात करते हुए उसने महसूस किया कि परिवार के साथ समय बिताना भी इकिगाई का एक हिस्सा है।
रवि की जिंदगी में किताब के अध्याय एक एक करके बदलाव ला रहे थे। उसने अपने छोटे छोटे फैसलों को भी ज्यादा अर्थपूर्ण बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने किताब में पढ़ा, पर्पस इज फाउंड इन द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। उसने इस विचार पर गहराई से चिंतन किया और महसूस किया कि वह अपनी एनजीओ में पढ़ाने की पुरानी आदत को फिर से अपना सकता है। उसने उसी हफ्ते एनजीओ में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उन्हें पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उसने महसूस किया कि उसकी खुशी धीरे धीरे बढ़ रही है। उसने किताब की उस लाइन को दोहराया, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस, और इसे हर दिन अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया। रवि अब अपने जीवन में इकिगाई से बहुत कुछ सीख चुका था। उसे लगता था कि अब किताब में शायद ही कुछ ऐसा होगा जो उसे चौंका सके। लेकिन जब उसने बगीचे में बैठकर अगले अध्याय को पढ़ना शुरू किया तो उसकी धारणा बदलने वाली थी। अध्याय का नाम था एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शन। पहली ही लाइन ने रवि को झकझोर दिया। संपूर्णता की खोज में हम अक्सर अपनी असली खुशी को खो बैठते हैं। उसने यह पढ़कर सोचा, क्या मैं भी परफेक्शन की चाहत में अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर रहा हूं? लेकिन फिर उसका मन असहमति में था। उसने खुद से कहा, अगर हम अपने काम में परफेक्शन न लाएं तो वह अधूरा और बेकार हो सकता है। किताब में एक कहानी थी जो जापान की एक प्राचीन कला किंतसुगी के बारे में थी। इसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़कर उन्हें और भी खूबसूरत बना दिया जाता है। कहानी में बताया गया था कि एक राजा का पसंदीदा चाय का प्याला टूट गया था। राजा ने इसे फेंकने का फैसला किया, लेकिन एक कारीगर ने उसे सोने से जोड़कर इतना सुंदर बना दिया कि वह प्याला राजा के लिए पहले से भी अधिक मूल्यवान बन गया। संदेश साफ था, टूटने से कोई चीज बेकार नहीं होती, उसे अपनाने से वह अनमोल बन जाती है। रवि ने यह कहानी पढ़ी और सोचा, शायद मेरे जीवन की असफलताएं भी ऐसे ही हैं। अगर मैं उन्हें अपनाकर कुछ नया सीखूं तो शायद वे मेरी ताकत बन जाएं। लेकिन फिर भी वह इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं था। उसे लगा कि यह सब बातें केवल सिद्धांतों में अच्छी लगती हैं। तभी एक घटना ने रवि की सोच को बदल दिया। उस शाम रवि अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। वह हर स्लाइड को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय खत्म हो रहा था। उसकी टीम के साथी ने सुझाव दिया, रवि, अगर हम इसे परफेक्ट बनाने के बजाय समय पर खत्म कर लें तो शायद बेहतर होगा। रवि ने अनिच्छा से उसकी बात मानी और प्रेजेंटेशन को पर्याप्त अच्छा मानकर प्रस्तुत कर दिया। अगले दिन बॉस ने प्रेजेंटेशन की तारीफ की और कहा, आपने जो सहजता और स्पष्टता दिखाई वह सराहनीय है। रवि को समझ में आया कि कभी कभी परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपनी खामियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। उसने किताब की उस लाइन को फिर से याद किया, अपनी खामियों को अपनाने से ही असली सुंदरता मिलती है। अगले अध्याय में रवि ने एक और गहरी सीख ली। अध्याय का शीर्षक था छोटी खुशियों की सुंदरता। इसमें लिखा था, बड़ी खुशियों का पीछा करते हुए हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। किताब में एक छोटे गांव की कहानी थी जहां लोग रोजमर्रा की साधारण चीजों में खुशी ढूंढते थे, जैसे सुबह की ताजी हवा, चाय की पहली चुस्की या परिवार के साथ बिताए गए कुछ पल। रवि को अपनी दिनचर्या याद आई जो हमेशा भाग दौड़ और तनाव से भरी रहती थी। उसने सोचा, शायद मुझे भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए। उस शाम रवि ने कुछ नया करने का फैसला किया। उसने अपने घर की बालकनी में एक कप चाय बनाई और आसमान में ढलते सूरज को देखने बैठ गया। उसने महसूस किया कि यह छोटा सा पल उसके लिए कितना सुकून भरा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खुशी पाने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं है। फिर उसने एक और कोट पढ़ा, खुशियां ढूंढने की चीज नहीं बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। रवि ने इसे गहराई से आत्मसात किया। अगले दिन वह अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलने गया, जिसे वह अक्सर टाल देता था। खेलते समय उसने देखा कि उसका भाई कितना खुश था। उस पल रवि को एहसास हुआ कि ये छोटे छोटे पलों में ही असली खुशियां छिपी होती हैं। रवि की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने किताब के अगले अध्याय को पढ़ने का निर्णय लिया, जहां लिखा था, मीनिंग इज फाउंड नॉट इन वॉट वी अचीव बट इन हाउ वी लिव। ये वाक्य उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर गया। वह यह समझने लगा था कि इकिगाई केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एक दिन रवि बस में बैठा हुआ था। हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर पड़ती पानी की बूंदें एक अद्भुत नजारा पेश कर रही थी। उसने अपने बैग से इकिगाई निकाली और पढ़ने लगा। वह अध्याय था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पहली पंक्ति थी, जो चीजें हमें पकड़ कर रखती हैं उनसे मुक्त होना सच्ची आजादी है। रवि को यह विचार बहुत कठोर लगा।
उसने सोचा, कैसे छोड़ दें? हम जिन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, जिन लोगों से जुड़ते हैं, क्या उन्हें छोड़ देना सही है? वह किताब के इस विचार से सहमत नहीं था। अध्याय में एक कहानी थी, एक बूढ़े जापानी मछुआरे की कहानी, जिसका नाव पुरानी और टूटी हुई थी। लोग उसे नई नाव खरीदने के लिए कहते थे, लेकिन वह हमेशा इनकार कर देता था। एक दिन उसकी नाव समुद्र में डूब गई। मछुआरे ने तब कहा, यह नाव मेरे जीवन का हिस्सा थी, लेकिन इसका जाना मेरी नई शुरुआत है। वह फिर एक नई नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। कहानी का संदेश था, पुरानी चीजों को छोड़ने से ही नई संभावनाएं मिलती हैं। रवि ने इसे पढ़ा और सोचा, लेकिन असल जिंदगी में यह इतना आसान नहीं है। हम अपनी पुरानी यादों, चीजों और रिश्तों से बंधे होते हैं। उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक उसी समय बस अचानक रुक गई। रवि ने देखा कि एक महिला, जो काफी थकी हुई लग रही थी, सीट न मिलने के कारण खड़ी थी। रवि ने तुरंत अपनी सीट छोड़ दी। महिला ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और रवि को अंदर ही अंदर एक सुखद एहसास हुआ। क्या आप समझे? शायद उस समय रवि तो नहीं समझ पाया कि जिस बात से वो खुद डिसएग्री था, वही चीज उसने खुद कर डाली है। जो सीट उसे बड़े मुश्किलों से मिली थी, उसने वह बस एक महिला की मदद करने के लिए छोड़ दी है। यही तो है सच्ची आज़ादी, जो चीज़ों को पकड़कर रखने में नहीं, उनको छोड़ देने पर मिलती है। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने अपने कमरे में रखा एक पुराना डिब्बा निकाला। ये डिब्बा उसके कॉलेज के दिनों की यादों से भरा था। उसमें कुछ ऐसे सामान थे जो अब उसके किसी काम के नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें संजो कर रखा था। उसने सोचा, क्या यह सब सिर्फ जगह घेर रहे हैं? क्या मुझे इन्हें अलविदा कहना चाहिए? थोड़ी झिझक के बाद उसने कुछ सामान डिब्बे से निकाले और उन्हें दान करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने यह किया, उसे अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसे किताब की उस लाइन का मतलब समझ में आने लगा, मुक्ति वह है जो हमें आगे बढ़ने देती है। कुछ दिनों बाद रवि ने अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया, जिससे उसकी लंबे समय से बात नहीं हुई थी। दोनों ने कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा की और एक नई शुरुआत का वादा किया। रवि को महसूस हुआ कि चीज़ों को छोड़ना हमेशा नुकसान नहीं, बल्कि नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। इसके बाद उसने किताब के अगले अध्याय पर ध्यान दिया। ये था फ्लो, लिविंग इन द मोमेंट। अध्याय में लिखा था, जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं तो समय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आप अपने सबसे खुशहाल रूप में होते हैं। इस बार वह अध्याय से सहमत था। उसने खुद को याद दिलाया कि क्रिकेट खेलते समय उसका ध्यान केवल खेल पर होता था और वह पल उसे पूरी तरह से जीने का एहसास कराता था। लेकिन फिर किताब ने उसे चुनौती दी। इसमें लिखा था, हर दिन में एक ऐसा काम करें जो आपको पूरी तरह से वर्तमान में डुबा दे। रवि ने सोचा, मैं रोज ये कैसे कर सकता हूँ? अगले दिन उसने अपने काम के बीच 10 मिनट का ब्रेक लिया और अपनी डेस्क पर रखे पौधे को ध्यान से देखा। उसने देखा कि कैसे हर पत्ता अलग था और हर कली अपने ढंग से सुंदर। ये छोटा सा अभ्यास उसे पूरे दिन तरोताज़ा महसूस कराता रहा। उस शाम रवि ने एक नई शुरुआत के तहत अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि इकिगाई न केवल जीवन जीने का एक तरीका है, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतों को भी खुशहाल बना सकता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि किताब के विचार कैसे उसकी जिंदगी में गहराई से जुड़े हुए थे। रवि की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने किताब के विचारों को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, लेकिन वह अब भी हर पन्ने पर नई सीखों और विचारों से चौंक जाता था। एक दिन रवि ने फिर से किताब खोली। वह अपने घर के बालकनी में बैठा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चाय का प्याला उसकी मेज पर रखा था। उसने अध्याय पढ़ना शुरू किया। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे कदमों की ताकत। पंक्ति थी, जब आप एक बार में पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो हर दिन एक कदम बढ़ाने की कला सीखें। यह छोटी प्रगति है जो सबसे बड़ी जीत की नींव रखती है। रवि ने इसे पढ़ा और थोड़ा चिढ़ गया। उसने खुद से कहा, लेकिन ये छोटे कदम कभी कभी बहुत धीमे लगते हैं। अगर समय कम हो तो क्या यह तरीका सही है? क्या यह पर्याप्त है? उसी दिन शाम को उसे अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। काम की डेडलाइन बेहद कड़ी थी और रवि का दिमाग उलझा हुआ था। उसे लगा कि यह असंभव है, लेकिन तभी उसने किताब की उस पंक्ति को याद किया। उसने खुद से कहा, शायद मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कोशिश कर सकता हूँ। उसने अपनी मेज पर बैठकर प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में तोड़ दिया और पहला कदम उठाया। धीरे धीरे वह अगले हिस्से की ओर बढ़ता गया। हर हिस्से को पूरा करने के बाद उसे एक छोटी जीत जैसा एहसास होता। अगले दिन जब उसने अपनी टीम को काम पूरा करके दिखाया तो सबने उसकी प्रशंसा की। रवि को एहसास हुआ कि छोटे कदम असल में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने किताब की एक और कहानी पढ़ी। ये एक जापानी किसान की कहानी थी
जो अपनी सूखी जमीन में हर दिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालता और पानी देता। सालों बाद उसी जमीन पर सबसे उपजाऊ फसलें उगने लगी। कहानी का संदेश था कि धैर्य और निरंतरता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। रवि ने उस रात अपने दोस्तों के साथ डिनर पर यह कहानी साझा की। उसके एक दोस्त आदित्य ने कहा, यार, ये कहानी सुनकर मुझे भी अपना फिटनेस रूटीन फिर से शुरू करना चाहिए। मैंने एक ही हफ्ते में परिणाम न मिलने पर इसे छोड़ दिया था। रवि मुस्कुराया और कहा, शायद यही तो असली सीख है, हर दिन छोटे कदमों के साथ बढ़ना। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रवि को अचानक एक कॉल आया। उसकी मां ने उसे याद दिलाया कि पास के गांव में उनका पुराना खेत अब खराब हालत में है। रवि ने तुरंत निर्णय लिया कि वह वहां जाएगा और खेत को फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश करेगा। गांव में पहुंचकर उसने खेत को देखा। वह पूरी तरह बंजर और सूखा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन फिर उसने छोटे कदमों की ताकत को याद किया। उसने एक दिन में सिर्फ एक कोना साफ करना शुरू किया। अगले दिन उसने उसमें खाद डाला। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसकी मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद वह खेत हरियाली से भर गया। यह उसके लिए एक भावनात्मक जीत थी और उसने महसूस किया कि इकिगाई के विचारों ने उसे एक नई दृष्टि दी है। अगर यह पुराना रवि होता तो शायद वह इस चुनौती से भाग जाता। वह सोचता कि यह काम बहुत बड़ा है और वह इसे नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी। उसने समझ लिया था कि हर बड़ी जीत छोटे कदमों से शुरू होती है। एक और दिन रवि को ऑफिस में एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। उसके एक सहकर्मी ने उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाए और दोनों के बीच बहस हो गई। पहले वाला रवि शायद गुस्से में प्रतिक्रिया देता और स्थिति को और खराब कर देता, लेकिन उसने किताब से सीखा था कि प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत करना कितना जरूरी है। रवि ने अपने सहकर्मी की बात को ध्यान से सुना और विनम्रता से जवाब दिया। बाद में जब उसने स्थिति का विश्लेषण किया तो उसे महसूस हुआ कि सहकर्मी की कुछ बातें सही थीं। उसने अपनी रिपोर्ट को सुधारा और सहकर्मी से माफी मांगी। ये रवि के लिए एक बड़ा बदलाव था। उस रात उसने किताब का एक और अध्याय पढ़ा, द करेज टू से सॉरी, यानी माफी मांगने का साहस। पंक्ति थी, माफी केवल एक शब्द नहीं है, ये वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है और आत्मा को हल्का करता है। रवि ने महसूस किया कि माफी मांगने से उसने अपने सहकर्मी के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है यह किताब हमें हर छोटी चीज में बड़ी सीख देती है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि वह न केवल अपने जीवन में बदलाव ला रहा है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। अब वह हर दिन कुछ नया सीखने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ओर बढ़ रहा था। इकिगाई उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक साथी बन गई थी। रवि की बालकनी में हल्की हल्की हवा बह रही थी। सूरज ढलने की कगार पर था और आसमान में सुनहरे और नारंगी रंग का जादू छाया हुआ था। उसकी गोद में इकिगाई खुली हुई थी और वह एक नई पंक्ति पर रुका। जिन लोगों के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है वे तूफानों में भी अपनी नाव को डगमगाने नहीं देते। ये वाक्य रवि के दिल को छू गया। वह सोचने लगा कि क्या उसके जीवन में अब भी ऐसे तूफान आएंगे जिनसे उसे जूझना होगा। उसने अपनी अब तक की यात्रा को याद किया। उसने खुद को बदलते हुए देखा था, रिश्तों को मजबूत किया था, अपने अंदर छिपे कलाकार को बाहर निकाला था और सबसे जरूरी बात, उसने अपने इकिगाई को खोजना शुरू किया था। एक नई चुनौती का आगमन रवि ने हाल ही में बच्चों को संगीत सिखाने के अपने छोटे से मिशन को विस्तार दिया था। उसने शहर के कई एनजीओ के साथ मिलकर काम शुरू किया और यह उसका पैशन और मिशन बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, चुनौतियां भी सामने आने लगी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब था कि उसका संगीत स्कूल बंद हो सकता है। यह खबर रवि के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उस रात जब वह अपनी बालकनी में बैठा था तो उसके मन में सवाल थे, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी? क्या मैं फिर से उसी जगह लौट जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था? लेकिन जैसे ही उसने अपनी किताब की तरफ देखा, उसे एक और पंक्ति याद आई, सफलता का मतलब हमेशा परिणाम नहीं होता, इसका मतलब है प्रक्रिया का आनंद लेना। रवि ने अपने अंदर साहस और धैर्य को फिर से जगाया। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। किताब से एक और प्रेरक कहानी किताब में रवि ने एक और कहानी पढ़ी। ये एक जापानी कुम्हार की कहानी थी जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक बार उसका सबसे कीमती बर्तन टूट गया। वह दुखी हुआ, लेकिन उसने उस टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़कर फिर से बनाया। यह अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यह कहानी काबुकी कंसेप्ट पर आधारित थी, जिसे जापानी संस्कृति में किंत्सुगी कहा जाता है। इसका मतलब है टूटे हुए को जोड़ना और उसे और भी खूबसूरत बनाना।
रवि ने सोचा, शायद मेरी चुनौतियां भी मुझे मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए हैं। उसने अपनी टीम से बात की, नए साझेदारों की तलाश शुरू की और पुराने दोस्तों से मदद मांगी। रिश्तों की परीक्षा और पुनर्निर्माणिसी दौरान रवि के और उसकी बहन रिया के बीच एक बड़ी बहस हुई। रिया को लग रहा था कि रवि अपने काम में इतना डूब चुका है कि उसने परिवार को समय देना बंद कर दिया है। तुम बदल गए हो रवि, क्या यह सब बस तुम्हारे लिए है? रिया ने गुस्से में कहा। रवि को गुस्सा आ सकता था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसे इकिगाई का वह पाठ याद आया, सुनने की कला रिश्तों का आधार है। उसने रिया से कहा, मैं माफी चाहता हूं, शायद मैं अपनी बात समझाने में असफल रहा हूं, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वह हमारे लिए भी है। ये मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। इस बातचीत के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। रिया ने रवि के काम को समझा और यहां तक कि उसके स्कूल में वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। समुदाय की ताकत और नया मोडरवी ने अपने संगीत स्कूल के बच्चों को एक नई गतिविधि में शामिल किया। उसने बच्चों को उनकी अपनी इकिगाई खोजने में मदद करने की ठानी। वह उनसे छोटे छोटे सवाल पूछता, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? ऐसा क्या है जिसे करने से तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होती? बच्चों ने अपने सपने और इच्छाएं साझा की। किसी को डांस पसंद था तो किसी को कहानियां सुनाना। रवि ने इन बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसका स्कूल एक ऐसी जगह बन गया जहां न सिर्फ संगीत बल्कि हर प्रकार की कला का पोषण किया जाता था। समाप्ति का सुंदर मोड़ एक दिन, जब रवि अपने स्कूल के बच्चों के साथ गिटार बजा रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे कितना बदल दिया है। वह अब केवल एक संगीत शिक्षक नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दूसरों को प्रेरित करता था, जो टूटे हुए को जोड़कर सुंदर बनाता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, इकिगाई सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक तरीका है। यह हर सुबह जागने की वजह है, हर रात सुकून से सोने की कला है। अब उसकी जिंदगी में न सिर्फ संतोष था बल्कि एक गहरा अर्थ भी। उसने महसूस किया कि हर चुनौती, हर संघर्ष और हर असफलता उसे उसकी इकिगाई की ओर और करीब ले गई थी। उसकी कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इकिगाई का संदेश हर पाठक के लिए एक नया सवाल छोड़ गया। आपका इकिगाई क्या है और क्या आप उसे हर दिन जी रहे हैं? तो इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आए। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। उम्मीद है कि हम अगली बार भी मिलेंगे।